हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम इस वीडियो में तबले के घरानों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी यूपीटीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँ। और इसमें सभी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। और टेलीग्राम पर भी चैनल का लिंक चैनल है जिस पे क्विज़ फॉर्मेट पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। आज हम इस वीडियो में तबले के घरानों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है कि तबला वादकों के मुख्य रूप से कितने घराने माने जाते हैं। तबला घरानों के मुख्य रूप से छः घराने माने जाते हैं। और भी घराने हैं लेकिन मुख्य रूप से जो है ना वो 6 ही माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा कि सबसे प्राचीन घराना जो है वो कौन सा माना जाता है। आप सोचिए कि सबसे प्राचीन घराना कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर जो है सबसे प्राचीन घराना जो है वो दिल्ली माना जाता है। ठीक है। दिल्ली घरानों से बहुत सारे घरानों की नींव रखी गई है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि अजराड़ा और लखनऊ घरानों के वंशजों में किस घराने का मुख्य योगदान है। यानी अजराड़ा और लखनऊ घराने के जो नींव रखी है ना वो किस घराने से है। तो ये इसका आंसर है दिल्ली घराने से। ठीक है। दिल्ली घराने की नींव रखी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि बनारस घराने का आरंभ किससे माना जाता है। बनारस के तबले का पूछा है ये मैंने। बनारस घराने का आरंभ किससे माना जाता है। तो राम सहाय जी जो हैं उनसे बनारस घराने का आरंभ माना जाता है। बनारस घराने का, तबले के बनारस घराने का। ओके। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि तबले के पंजाब घराने की नींव किसने रखी थी। तबले के पंजाब घराने की नींव किसने रखी थी। तो इसका आंसर जो है तबले के पंजाब घराने की नींव फ़कीर बख्श ने रखी थी। ठीक है। तबले के पंजाब घराने की नींव फ़कीर बख्श द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सिद्धार्थ खान जो थे वो किसके दरबार में थे। सिद्धार्थ खान जी जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। आप सभी जानते हो कि दिल्ली जो घराना था उस टाइम पर ऐसा होता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही संगीत का आयोजन किया जाता था। हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रकार के संगीत उनके दरबार में होते थे। आप सभी जानते हो दिल्ली देश की राजधानी हुआ करती थी। मोहम्मद शाह रंगीले जो थे के दरबार में संगीत सिद्धार्थ खान जो थे वो संगीत कलाकार थे। और इसके अलावा वो मुस्लिम गायक भी हुआ करते थे वहाँ पे। हालांकि ख्याल, ठुमरी, कव्वाली, गज़ल आदि सभी प्रकार के गीतों का प्रचलन था। ख्याल ठुमरी का प्रचार प्रसार भी अधिक था। सिद्धार्थ खान के बारे में एक बात आती है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम श्रृंगार रस प्रधान गीतों तथा ख्याल गायकी के लिए मृदंग, पखावज, ढोलक आदि वाद्यों की अपेक्षा और किसी ताल के वाद्य को भी महसूस किया। ये चाहते थे कि श्रृंगार प्रधान जो गीत होते हैं ख्याल गायकी के लिए उसके मृदंग, पखावज, ढोलक के अलावा और भी ताल वाद्य होने चाहिए। उनका मानना ये था। तो सर्वप्रथम उन्होंने ही इस चीज़ के बारे में महसूस किया। ठीक है। इन्होंने प्रचलित 2 अंगों वाले तबला वाद्य में सुधार कर उसमें नवीन वादन शैली को प्रस्तुत किया था। सिद्धार्थ खान के बारे में आप ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि तबला की चांटी के एवं बाएं पर ढोलक समान जो घुमकदार नवीन बोल बंदिशों की रचना की थी वो सिद्धार्थ खान ने की थी। ठीक है। तबला की चांटी पर, ये दिल्ली घराने से थे। तबला की चांटी के बाएं पर, ठीक है, तबला की चांटी और बाएं पर ढोलक समान घुमकदार नवीन बोलों की बंदिशों की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है। और ये जो बोल बंदिशें होती थी ये गीतों के लिए उत्तम साबित होती थी। ठीक है। और इनके कलाकार आगे इसी प्रकार की चांटी के द्वारा प्रसिद्ध बंदिशों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और दिल्ली घराने के नाम से ये जाने जाने लगी। ठीक है। यानी कि पखावज यानी कि ढोलक के जो घुमकदार बोल होते हैं तबले की चांटी के बाएं पर बजाए जाते हैं, तबले की चांटी हम बाएं पर बजाए जाते हैं, नवीन घुमकदार जो बोल होते हैं वो हालांकि सिद्धार्थ खान के द्वारा ही प्रयुक्त किए गए थे फर्स्ट टाइम। और ये दिल्ली घराने की इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। और ठीक है, इसको आप इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अहमद जान थिरकवा जी जो थे वो किस घराने के थे। अहमद जान थिरकवा किस घराने के माने जाते हैं। सोचिए आप कि अहमद जान थिरकवा का संबंध किस घराने से है। तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर जो है वो है दिल्ली घराना। अहमद जान थिरकवा जी जो थे वो दिल्ली घराने के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बोली बख्श खान जो थे वो उनके शिष्य कौन कौन से थे, इनमें से माने जाते हैं। बताइए कौन कौन से थे बोली बख्श के शिष्य। मुनीर खां, अमीर हुसैन खां, नज़ीर खान, अहमद जान थिरकवा, शमशुद्दीन खान या सभी हैं। तो इस घराने में बोली बख्श खां जी के शिष्य ये सभी माने जाते हैं और ये सब दिल्ली घराने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा किस घराने में चतस जाति में बंद रचनाएं होती हैं। दिल्ली घराने में होती है, फर्रुखाबाद घराने में होती है, पंजाब घराने में होती है। तो चतस जाति में बंद रचनाएं जो होती है वो दिल्ली घराने की विशेषताएं मानी जाती है। ठीक है। और तिस्र जाति का भी पूछा जाता है। तिस्र जाति की जो है वो लखनऊ अजराड़ा घराना की। ठीक है। धीन गिन व तीन गिन बोल प्राय किस घराने की विशेषता है। धीन गिन,
तीन किन बोल प्राय किस घराने की विशेषता मानी जाती है? तो ये इसका आंसर जो है वो आएगा दिल्ली घराने की। धिन गिन और तीन किन बोल जो प्राय होते हैं वो दिल्ली घराने में माने जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में दिल्ली घराने की हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिक्र कर देते हैं कि दिल्ली घराने में क्या होता है कि तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और इस घराने में बाज और रेले का प्रयोग अधिक होता है। यानी फास्ट रेले जो होते हैं, रेले आपको पता है द्रुत लय में बजाए जाते हैं, तो इसमें ये ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। पेशकार का वादन जो होता है वो भी इस घराने की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इस घराने की तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। अगला तथ्य जो है कि दिल्ली घराने के बाज जो होते हैं वो चांटी प्रधान बाज होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया, चांटी प्रधान बाज किस घराने बाज किस घराने का है? तो ये दिल्ली घराने का है। ठीक है, और चांटी प्रधान बाज भी, किनार का बाज भी बोलते हैं इसको, बंद बाज भी बोलते हैं, दो अंगुलियों का बाज भी कहते हैं इसको। ठीक है, चांट के बोलों का व्यवहार जो होता है वो इसमें अधिक किया जाता है। ठीक है, कौन सा घराना, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा घराना कथक नृत्य की संगति में प्रमुख है? कथक नृत्य की संगति में प्रमुख घराना कौन सा माना जाता है? सोचिए आप, कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर जो आता है वो आता है दिल्ली घराना। कथक नृत्य के संगति में प्रमुख घराना जो माना जाता है वो दिल्ली ही घराना माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मीरू खां व कल्लू खां ने किससे शिक्षा ग्रहण की और ये कहाँ के थे? मीरू खां और कल्लू खां ने किससे शिक्षा ग्रहण की और ये कहाँ के थे? आप सभी जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत अजराड़ा नामक गांव है। ये अजराड़ा घराने के थे और दिल्ली के सिताब खान जी जो थे उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, सिताब खान जी जो थे उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? सिताब खान। अगला क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह में आड़ लय की अधिकता होती है? देखिए, दिल्ली घराने में भी आड़ लय की, आड़ी लय जो होती है वो अधिक प्रयुक्त की जाती है दिल्ली घराने में, और अजराड़ा घराना जो है उसमें दिल्ली के अकॉर्डिंग ज़्यादा की जाती है। तो अगर आड़ लय की ज़्यादा आती है तो आप अजराड़ा घराना ही फिल कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अजराड़ा घराना जो है उसमें किस घराने की छवि देखने को मिलती है? अजराड़ा घराने में किस घराने की छवि देखने को मिलती है? आप इसको आराम से कह सकते हो कि दिल्ली घराने की छवि देखने को मिलती है। इसमें क्यों मिलती है? क्योंकि आप सभी जानते हो कल्लू खां और मीरू खां जो थे इन्होंने शिक्षा सिताब खां से ली थी। सिताब खां जो कि दिल्ली के थे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली घराने की विशेषता इसमें ज़रूर होगी। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। देखो, चतुर्थ जाति की रचनाएं जो अधिक होती थी वो दिल्ली घराने में होती थी, जबकि तिस्र जाति की रचनाएं जो अधिक होती है वो अजराड़े घराने में होती है। इस घराने में डग्गे के बोलों का प्रयोग सुंदर मीड़ युक्त होता है। पेशकार, कायदे, रेले अधिक बजाए जाते हैं। तर्जनी, अनामिका और मध्यमा का प्रयोग होता है। यानी कि तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग तो दिल्ली में होता है, लेकिन अनामिका का प्रयोग जो होता है वो अजराड़े में होता है। अगला आता है कि हमारा किस घराने में चांटी के स्थान पर स्याय का अधिक प्रयोग होता है? किस घराने में चांटे के स्थान पर स्याय का अधिक प्रयोग होता है? तो आंसर इसका आएगा लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में चांटी के स्थान पर स्याही का अधिक प्रयोग किया जाता है। लखनऊ घराने की नींव जो रखी थी वो मोदू खान ने रखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो मोदू खान और बख्शू खान जी जो थे उन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। ठीक है, मोदू खां और बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। अगला आता है कि हमारा आबिद हुसैन खां के दामाद कौन थे? ये भी आपको जानते हो, लखनऊ घराने से हैं आबिद हुसैन खान जी, और इनके दामाद कौन थे? आबिद हुसैन खान के दामाद जो थे वो वाजिद हुसैन खां थे। ठीक है, और इनके इनमें बड़े मुन्ने खां के पुत्र वाजिद हुसैन खां हुए थे। ठीक है, जो आबिद हुसैन खां के दामाद भी थे। आबिद हुसैन खां के दामाद कौन थे? मैंने बताया आपको, वाजिद हुसैन खां थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन लखनऊ घराने से नहीं है? सोचिए, इनमें से कौन लखनऊ घराने से नहीं है? अशफाक हुसैन नहीं है, मीरू बख्श नहीं है, हीरो गांगुली नहीं है, जहांगीर खान नहीं है, ये सभी। ये जहांगीर खान जो है ये इंदौर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। और ये हीरू गांगुली जो है ये कलकत्ता के हैं। तो इसका आंसर है ये सभी हैं ना, जो ये लखनऊ घराने से ही है। जहांगीर खान जी इंदौर से थे और हीरू गांगुली जी जो थे ये कलकत्ता के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाएं पर मीड़ घसीट का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? मीड़ का, बाएं पर मीड़ घसीट का प्रयोग, यानी घसीट जब करते हैं तबले माए बाएं पर तो उसमें मीड़ युक्त होता है, तो ये लखनऊ घराने की विशेषता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस घराने में दाएं हाथ की सभी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? यानी दाएं हाथ की सभी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है, किस घराने में किया जाता है? तो ये लखनऊ घराने में किया जाता है। ठीक है, लखनऊ घराने में दाएं हाथ की सभी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मदी बख्श के पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मदी बख्श के पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मदी बख्श के पुत्र का क्या नाम था? बताइए आप, क्या नाम था उनका? तो इनका नाम था मियाँ चांद खां। ठीक है, मोहम्मदी बख्श जो कि हैं अजराड़ा घराने से हैं। ठीक है, मोहम्मदी बख्श अजराड़ा घराने से है और इनके पुत्र का ये तबला वादक है मोहम्मदी बख्श। अगला क्वेश्चन हमारा, आबिद हुसैन खां के शिष्य कौन है? जहांगीर खां,
वीरू मिश्र, हीरू गांगुली या सभी। आप सभी जानते हो ये लखनऊ घराने से सारे, अभी अभी क्वेश्चन मैंने ये पूछा भी था। तो ये जो सभी है ना, आबिद हुसैन खान के शिष्य ही हैं। जहांगीर खान इंदौर से हैं, हीरू गांगुली कलकत्ता से हैं। ये जहांगीर खान इंदौर वाले हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्सन ने गीत व नृत्य के लिए उपयुक्त बोल बंदिशों की रचना की थी? किसने गीत व नृत्य के लिए उपयुक्त बोल बंदिशों की रचना की थी? तो मोदू खान व बख्शू खान जो थे, आप सभी जानते हो ये लखनऊ घराने के हैं। लखनऊ के नवाब आसिउद्दौला के दरबार में इन्होंने राजस्व प्राप्त किया था। ठीक है। विलायत अली खान ने तबले की शिक्षा किससे प्राप्त की? अब विलायत अली खां के बारे में बात हो रही है। ये अजराड़ा घराने से हैं विलायत अली खां, है ना। विलायत अली खां फर्रुखाबाद घराने से हैं। तो इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये बख्शू खान साहब से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, यही माने जाते हैं, विलायत अली खां ही माने जाते हैं। और इनके गुरु जो हैं वो बख्शू साहब हैं। ये फर्रुखाबाद के थे। बख्शू खां जो थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी इनसे कर दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ माना जाता है। फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक विलायत अली माने जाते हैं। लखनऊ घराने की वाद्य शैली में मौलिक अंतर कर इन्होंने नवीन ढंग को अपनाया था। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, किसने लखनऊ घराने की वादन शैली में परिवर्तन कर नवीन ढंग की रचनाएं व शैली का विकास किया था? सोचिए किसने किया था नवीन ढंग की रचनाएं व शैली का विकास? तो इसका आंसर आएगा विलायत खान ने किया था। फर्रुखाबाद के हैं ये। विलायत इस बाज का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मुनीर खां के शिष्य इनमें से कौन है? बताइए, मुनीर खां के शिष्य इनमें से कौन है? मुनीर खां जो कि मुनीर खां के शिष्य बताइए आप कौन है इनमें से? मुनीर खां जी के शिष्य अहमद जाह थिरकवा, तो ये सभी हैं। ठीक है। नज़ीर खां, करीम खां, हमीदुद्दीन खां, सभी जो हैं ये मुनीर के शिष्य हैं। अगला आता है हमारा, हाजी विलायत अली खां के शिष्य बताइए अभी आप। हाजी विलायत अली खां के शिष्य इसमें से कौन नहीं है? कौन है? चूड़िया इमाम बाग, सलारी खां, मुबारक अली खां, छन्नू खां या सभी? देखिए ये सभी हैं ना, जो ये सभी हाजी विलायत अली खान के शिष्य हैं। ठीक है। हाजी विलायत अली खां के ये सभी शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रेले का नवीनतम नाम रो व रविश किस घराने में मिलता है? यानी रेले को रो बोला जाता है और रविश भी बोला जाता है। ये किस घराने में बोला जाता है, ये आप सोचिए। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद घराना जो है इसमें रेले का नवीन नाम रो व रविश है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अमीर हुसैन के पुत्र का क्या नाम था? अमीर हुसैन के पुत्र का क्या नाम था? अमीर हुसैन के पुत्र का नाम फ़कीर हुसैन था। ठीक है। अमीर हुसैन के पुत्र का नाम फ़कीर हुसैन था। अगला क्वेश्चन हम आता है, निर्ग्रहित व अर्धनिर्ग्रहित बोल की विशेषता है? तो ये इस फर्रुखाबाद घराना जो है इसमें निर्ग्रहित और अर्धनिर्ग्रहित बोल की बंदिशों की रचना की गई है। ठीक है। इसमें धीर, दिगनग, तिन तग, दिंग दिंग, दिंगा दिंग ऐसे भी बोल बोले जाते। तांगड़, दिंगड़, कड़ानी इस टाइप के बोल इसमें बोले जाते हैं। अहमद जाह थिरकवा ने शुद्ध बाज किसे माना है? तो फर्रुखाबाद को इन्होंने शुद्ध बाज माना है। ठीक है। अहमद जाह थिरकवा ने शुद्ध बाज इसको फर्रुखाबाद को माना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गत्तो और रेले का अधिक महत्वपूर्ण किस घराने में, अधिक महत्व किस घराने में? सॉरी, महत्वपूर्ण लिख दिया मैंने, ये महत्व है। तो ये पंजाब घराने में अधिक है। और इसमें पखावत से अत्यधिक प्रभावित होने के पंजाब बात जोरदार तथा खुला है। ठीक है। पखावत से प्रभावित है। अभी अगला क्वेश्चन आता है, किस घराने में चारों अंगुली के साथ थाप का प्रयोग होता है? तो ये पंजाब घराना जो है इसमें चारों अंगुली के साथ थाप का प्रयोग होता है। खुले हाथ से बंद बोलों में प्रवीणता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि लय और ताल पर पूर्ण प्रहार किया जाता है। मृदंग और पखावत शैली का तबले पर प्रयोग इस घराने की प्रमुख विशेषता है। लमछण कायदों का प्रयोग इसमें अधिक आता है। खुले हाथ से बंद बोलों की प्रवीणता इसमें अधिक देखी जाती है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भवानी दास जी माने जाते हैं। ब्रज निवासी थे। दिल्ली दरबार में पखावज के कलाकार भी थे ये। ठीक है। और इनके बारे में आता है कि पंजाब के सबसे पुराने तबला वादक जो फ़कीर खां थे, इसका प्रतिष्ठापक माना जाता है। पंजाब घराने का प्रतिष्ठापक जो माना जाता है फ़कीर बख्श खां को माना जाता है, जबकि प्रवर्तक जो भवानी को माना जाता है। फ़कीर बख्श का संबंध लाहौर में होने के कारण इसे लाहौर घराना भी अपने कह सकते हैं, क्योंकि फ़कीर बख्श जी जो थे वो लाहौर घराना से बिलोंग करते थे। फ़कीर बख्श ने क्या किया था, पखावज वादक लाला भवानी दास से पखावज वादन की शिक्षा ग्रहण की थी। फ़कीर बख्श ने पखावज वादक जो थे लाला भवानी दास, उनसे पखावज वादन की शिक्षा ग्रहण की थी। उस्ताद मल्लन खां और कादिर बख्श भी इस घराने के चर्चित कलाकार थे। उस्ताद मल्लन खां और कादिर बख्श इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। फ़कीर बख्श के पुत्र जो थे कादिर बख्श के कोई पुत्र नहीं था।
फ़कीर बख्श के खां के सुप्रसिद्ध शिष्यों में अगर हम देखें करम अली खां, बाबा मलंग खां का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, तो फ़कीर बख्श थे इनके गुरु। मालन खां, फिरोज खां, पंडित बलदेव सहाय, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कायदों का प्रचार कम होता है, जबकि जटिलता कम और जटिलता के लिए होता है। इसमें कायदों का प्रचार जो होता है वो कम होता है और जटिलता के लिए होता है इसमें, ठीक है। कठिन लयकारियों में इस घराने ने दक्षता हासिल की हुई है। कठिन लयकारी या आड़ कुआड़ बियाड़, मतलब इस तरीके से लयकारी काफ़ी देखने को मिलती है। अल्लाह रखा खां के पुत्र जाकिर हुसैन खां जो थे वो भी इस घराने के ही माने जाते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध भी इसी घराने से, पंजाब घराने से ही माने जाते हैं वो, ठीक है। और कादिर बख्श के सुप्रसिद्ध शिष्यों में अगर पूछे जाते हैं तो वो लाल मोहम्मद खां आते हैं। अलादियाँ खां का क्वेश्चन आता है, अलादियाँ खां है, शौकत हुसैन खां, अल्लाह रखा खां, ये सारे कादिर बख्श जी के शिष्य रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मैंने इस घराने से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो।